हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने संविधान की परिभाषा, संविधान के प्रकार, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण के स्रोत, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। आपके ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से और क्लास 9th, क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारे संविधान में इतनी सारी विशेषताएं हैं जिस पर यदि हम चर्चा करें तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है। उसे किसी एक क्लास में सारी विशेषताओं को बता पाना संभव नहीं है। इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से हमने इस टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसका कि पहला भाग आज हम लोग देखेंगे और संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम गौर करेंगे कि हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं और चलते हैं सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर कि हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, जबकि अमेरिका का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा लिखित संविधान माना जाता है, उस संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितना विशाल है। अभी वर्तमान में कई संविधान संशोधन होने के पश्चात भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 450 से भी ज़्यादा हो चुकी है और 24 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी है। इसी से आप अपने संविधान की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो कि एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता, हमारा संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान को लिखा गया है, यह एक लिखित संविधान है और यह निर्मित है। इसे हमारे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। लिखित संविधान होने के कारण हमारे सारे नियम और कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं और किसी भी मुद्दे पर कोई संशय की स्थिति नहीं है। इस कारण से लिखित और निर्मित संविधान भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है जनता का संविधान। हमारा संविधान
जनता का संविधान माना जाता है। कैसे? हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के जो सदस्य संविधान बनाने में शामिल थे, उन सदस्यों का निर्वाचन भारत के विभिन्न प्रांतों की जनता के द्वारा किया गया था और उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भारत का संविधान जनता के द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसे जनता का संविधान कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी विशेषता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में जब संविधान बन रहा था तो उसमें कुछ प्रतिनिधि जो कि एलीट ग्रुप के माने जाते थे, उनके द्वारा संविधान का निर्माण कर दिया गया। परंतु हमारे देश में सभी प्रांतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए इसे जनता का संविधान कहा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता हमारे संविधान की यह है कि हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। निर्माण के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर और लचीला संविधान। एक ओर अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है, दूसरी तरफ इंग्लैंड का संविधान बिल्कुल ही लचीला संविधान का उदाहरण है, जिसमें से आसानी से संशोधन कभी भी किया जा सकता है। और अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है, जहां बहुत मुश्किल से संविधान संशोधन का कार्य किया जाता है। हमारे देश में हमारे संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण बनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने माना कि किसी भी संविधान में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और देश के समय परिस्थिति के अनुसार समय समय पर उसमें परिवर्तन होना भी आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने कठोरता और लचीलापन दोनों को अपनाया। आप इसी से समझ सकते हैं कि जहां हमारे देश में संविधान के कुछ भागों में बहुत ही आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जैसे यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो या समाप्त करना हो, इन सभी बातों के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है और साधारण बहुमत के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जो कि हमारे संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। दूसरी तरफ यदि हम कठोरता की बात करें तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, संघ और राज्य की कार्यपालक शक्तियों का वितरण। इन सभी बिंदुओं पर यदि हम संशोधन करना चाहें तो इसके लिए हमें एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है और संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी उस संशोधन को करने के लिए आवश्यक हो जाती है, जो कि काफ़ी कठिन होता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि हमारे संविधान के कुछ भाग में काफ़ी आसानी से संशोधन हो सकता है और कुछ भाग में काफ़ी कठोरता और जटिलता के साथ संशोधन संभव है। इसलिए हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। किसी भी राज्य में नागरिकों के विकास के दृष्टिकोण से नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसे कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। हमारे संविधान के द्वारा भी भारत के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संविधान लागू होने के समय
कुल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु बाद में 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 रह गई और जो कि वर्तमान में भी सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला पॉइंट है नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। फ्रेंड्स, हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए केवल मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनके लिए मौलिक कर्तव्य की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर यह याद रखना है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे, परंतु जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया तो सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित होकर हमारे देश के संविधान में भी मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ऐसा इसलिए कि हमारे देश के विचारकों को, शासकों को ऐसा लगा कि मौलिक अधिकार के साथ साथ देश के प्रति कर्तव्यों की जानकारी भी नागरिकों को होनी आवश्यक है और इसलिए उन्हें मौलिक कर्तव्य भी मिलने चाहिए, जो कि सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन देश के लिए करें। आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर पर है राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व। अब इसे समझ लें, थोड़ा सा बहुत ही आसान है। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ हुआ कि वैसा निर्देश जो आपको नीति नियम बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए दिए जाते हैं, उन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और यह किसके लिए है, यहाँ पर यह गौर करने लायक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए अधिकार और कर्तव्य की तो व्यवस्था की ही गई है, उसके साथ साथ राज्यों के लिए भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से राज्यों को और सरकारों को सही रास्ते पर मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है कि हमारे शासकों को शासन का संचालन करते समय किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और उन्हें आसानी से इस बात की जानकारी हो कि उनके शासन का लक्ष्य क्या है और किस प्रकार वे अपने नागरिकों का विकास कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हमारे संविधान में राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया, जो कि हमारे संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अंतिम पॉइंट 8वें नंबर पर है सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। हमारे देश में सभी नागरिकों को संविधान के लागू होने के साथ ही बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है कि जो भी हमारे देश में वयस्क होंगे, बड़े होंगे, हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र के लोगों को वयस्क माना जाता है मताधिकार के लिए। हमारे संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो भी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके होंगे उन सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार होगा। चाहे वह किसी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, अमीर हो या गरीब हो, बिना किसी भेदभाव के सभी को वयस्क मताधिकार हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है और संविधान लागू होने के साथ ही दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसको आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अमेरिका का आप यदि उदाहरण लें, अमेरिका के संविधान का, तो आप यह पाएंगे कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है और 1789 ईस्वी में ही वह लागू हो चुका था।
अमेरिका का संविधान, परंतु अमेरिका के संविधान में संविधान लागू होने के समय वहाँ के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 1919 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को 1919 में, आप कल्पना कीजिए, संविधान 1789 में लागू हुआ और महिलाओं को 1919 में वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक उसी तरह से इंग्लैंड के संविधान पर यदि गौर करें, जो संविधान की जननी मानी जाती है, जहां संविधान का प्रारंभ सबसे पहले हुआ इंग्लैंड में, उस देश के संविधान में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1928 में प्राप्त हुआ। जबकि हमारे देश में जिस वर्ष संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में, उसी वर्ष से सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया, जो कि हमारे संविधान की एक ऐसी विशेषता है जो कि दुनिया के अन्य देशों के संविधान में देखने को नहीं मिलती है। हमारे संविधान की और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसका कि अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने जिन बिंदुओं को देखा, उससे काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, यदि आप गौर करें। पहले ही पॉइंट से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा, भारत का संविधान जनता का संविधान कैसे है, किस प्रकार हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, हमारे देश के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया और कब शामिल किया गया, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व क्यों महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन तत्वों को शामिल किया गया, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, किसके लिए है, राज्यों के लिए है, और सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार कितनी उम्र में प्राप्त होता है, तो 18 वर्ष की उम्र में। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, 1789 में। महिलाओं को मताधिकार कब मिला, 1919 में। और इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला, 1928 में। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, और मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि अगले वीडियो में उसका आंसर दिया जा सके या सुधार किया जा सके। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसी टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं का शेष भाग, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अभी भी शेष रह गए हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक और जो ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं उन तक यह पहुंच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।